जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 और उसका जो टॉपिक है पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुप्रयोग दोस्तों गाउस के नियम के चल रहे थे और इससे पहले हमने 3 अनुप्रयोग देखे हैं और ये हमारा चौथा अनुप्रयोग है जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये जो अनुप्रयोग है गाउस के नियम का वो है चौथे नंबर, अनुप्रयोग 4, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो फटाफट से इस क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इससे पहले हम 7 पार्ट पढ़ चुके हैं और गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग हम देख चुके हैं, जिसमें से पहला जो अनुप्रयोग था वो था कि यदि आवेश को किसी लंबाई में वितरित किया गया है तो इस प्रकार से जो है बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या होगा। और इसमें हमने किसी बेलन के रूप में बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना की है और इससे इसको सॉल्व किया है। दूसरा था और वो था कि यदि कोई पृष्ठ है या फिर परत है, परत में आवेश को यदि वितरित किया गया है तो इसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या होगा। यहाँ पर भी हमने तीव्रता कैलकुलेट की है और यहाँ पर भी तीव्रता निकाली है। और तीसरा जो हमारा अनुप्रयोग है उसमें न तो लंबाई और न पृष्ठ बल्कि एक पट्टिका हमने ली है। किसी भी मोटाई की वो पट्टिका हो सकती है और ऐसी पट्टिका के कारण पट्टिका में आवेश को वितरित किया गया है और चूंकि ये पृष्ठों से मिलकर बनी हो सकती है इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर भी तीव्रता ज्ञात की है। ये तीनों ही अनुप्रयोग हमने देखे हैं और आज हमारा चौथा अनुप्रयोग शुरू है। दोस्तों चौथे अनुप्रयोग में एक गोलीय कोश की बात की गई है कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब ये गोलीय कोश किस प्रकार से होगा आप देखें। एक ऐसा गोला है दोस्तों जो अंदर से खोखला है, हम उसे कहेंगे गोलीय कोश। अंदर से खोखला गोला है, हम एक गोला मान भी लेते हैं, मानते हैं कि r त्रिज्या का एक गोला है। यहां मान लेता हूं मैं इसे ये, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल वाला r है, कैपिटल वाला r है और इस गोले पर आवेश को वितरित किया गया है। गोला नहीं सॉरी गोलीय कोश हम इसे कहने वाले हैं। दोस्तों गोलीय कोश है मतलब साफ है कि अंदर से खोखला है, अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, केवल और केवल आवेश इसकी सतह पर विद्यमान है। अब इस गोले का ये जो केंद्र बिंदु है वो यहां से r दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P और वहां पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखें मैंने आपसे कल भी कहा है कि ये यहाँ पे तीव्रता निकालनी है हमें और ये गोलीय कोश है। यहाँ स्थितियां 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो ये बिंदु P इस संपूर्ण गोले से बाहर हो सकता है, ये पहली स्थिति, और वहां बाहर तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब बाहर यानी आउट, ई आउट हम ज्ञात कर लेंगे, वो हमें कितना मिलेगा, ये इसकी पहली सिचुएशन होगी। और दूसरी जो स्थिति होगी वो हम इस बिंदु P को यहां नहीं बल्कि इस गोले की सतह पर मान लें इस प्रकार से, तो यहां पर, और वो कहलाएगा सतह यानी E सरफेस होगा और उसे हम ज्ञात कर लेंगे। और तीसरी स्थिति में ये जो बिंदु है ये बिंदु इस गोले के अंदर भी हो सकता है और अंदर होगा तो ये तीसरी स्थिति होगी यानी E भीतर आप जिसे कह सकते हैं या E इन के रूप में वो स्थिति होगी और वो भी आप याद कर लेंगे। यानी कुल मिला के गोलीय कोश जो आपका है उसमें 3 स्थितियां मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात हमें जरूर करनी चाहिए कि दिशा क्या होगी, और दिशा के लिए तो हमने बहुत ज्यादा अनुप्रयोग देखे हैं। कैसे कि दिशा हर प्रत्येक में हमें OP के अनुदिश मिली थी और यहाँ भी दिशा OP के अनुदिश ही मिलने वाली है, कोई नई स्थिति नहीं होगी। आप लिखें इसके बारे में कि माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश, माना r त्रिज्या का एक गोलीय
कॉस जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है, Q आवेश से आवेशित किया गया है। साथ में हम लोग ये भी मानते हैं, यह भी माना कि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व, दोस्तों पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो रही है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं। अतः हम अगर ये सिग्मा निकालना चाहें तो पृष्ठ आवेश घनत्व, और वो हमें पता है कि आवेश बट्टे क्षेत्रफल के बराबर होता है, सिग्मा आवेश बट्टे क्षेत्रफल होगा। यहाँ क्षेत्रफल इस गोलीय कोश के क्षेत्रफल की बात हो रही है। आप अगर गोलीय कोश या गोले का क्षेत्रफल देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर गोले की त्रिज्या तो ये है, ये तो दूरी है बिंदु P की, है ना, और इसलिए हम ये आर यहाँ पे कौन सा वाला लेंगे, कैपिटल वाला। और यहाँ से अगर आप आवेश का मान ज्ञात करना चाहें तो आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये स्थिति हम सुरक्षित रख देंगे क्योंकि ये हमारे आगे काम में आने वाली है, यानी आवेश का मान इतना होगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया है कि यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो वो सिग्मा कितना होगा, और इस फॉर्मूले के पक्षांतरण के द्वारा हमने Q आवेश को इसलिए निकाला कि ये हमारे काम की स्थिति है। अब आप देखें, चूंकि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं और वो तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए उसकी दिशा भी होगी और उसका परिमाण भी होगा। दोस्तों दिशा OP के अनुदिशी होगी। दिशा की जहां तक बात है तो हर प्रत्येक में आप ये लिखेंगे कि OP के अनुदिश, ये तो बात हो गई दिशा की। और अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ज्ञात करना है, परिमाण। इसका परिमाण क्या होगा, तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तो हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फाई है, फ्लक्स है, उसके द्वारा हम इन्हें ज्ञात कर पाते हैं। और फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो गाउस के नियम के अनुसार, और जिसे आप कहते हैं गाउस के नियम के अनुसार फाई का फॉर्मूला, उसकी मैं बात कर रहा हूं, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसके लिए, और एक हमें समाकलन E डॉट ds ऐसा भी मिलता है। तो दोस्तों बहुत आसान फॉर्मूले हैं, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन 0 ये भी है, और जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यदि कहीं काम आए तो। और इसमें वही कंसेप्ट है, एक तो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन 0 ये हमें गाउस के नियम के अनुसार मिलता है, और दूसरा एक और फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि समाकलन E डॉट ds या EDS cos थीटा। तो ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, हर प्रत्येक अनुप्रयोग में ये काम में आने वाला है। तो दोस्तों इसका ध्यान रहे, और हम करते भी वही है कि सबसे पहले कुल आवेश का मान निकालते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम सबसे पहले कुल आवेश का मान निकालते हैं, और कुल आवेश का मान हम इस फॉर्मूले में यानी गाउस के नियम के फॉर्मूले में रखते हैं, और उसके बाद इसकी और इसकी हम तुलना करते हैं। ये फॉर्मूला लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्षेत्रफल का मान रखते हैं, और दोनों स्थितियों को बराबर यानी कि फाई के दोनों मानों की हम तुलना करते हैं, और हमें जो है आंसर मिल जाता है। तो आप देखिए परिमाण के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो परिमाण के लिए दोस्तों एक स्थिति और है कि हम यहाँ पर ये जो गोलीय कोश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम इसके चारों ओर किसी बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। एक ऐसे बंद गौसीय पृष्ठ पर हम विचार करते हैं जो 3 शर्तों के अंतर्गत होता है। कैसे, वो सममित होना चाहिए, एंगल की मैंने आपको बात बताई है कि 0, 180 या फिर 90 डिग्री होना चाहिए, और जो बिंदु P है वो उसकी सतह पर रहे। तो इस प्रकार के एक बंद गौसीय पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं उस आकृति के लिए। तो यहाँ अगर आप बंद गौसीय पृष्ठ देखेंगे तो दोस्तों बंद गौसीय पृष्ठ आपको कैसा मिलने वाला है। मैं यहाँ से P से शुरू इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो P है ये बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, यानी ये बिंदु P इसकी सतह पर हो जाए। तो ये बिंदु P क्या इसकी सतह पर है, बिल्कुल है, और बिंदु P को सतह पर रखते हुए मैं एक ऐसे गोले की कल्पना करता हूं जो यहाँ बंद गौसीय पृष्ठ के रूप में है, तीनों ही शर्तों का पालन करते हुए। तो यहाँ बिंदु P और ये मैंने पृष्ठ मान ली। अब आप देखें दोस्तों
कि इस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हो तो चारों ओर निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फ्लक्स चारों ओर होगा। चारों ओर ना कह करके मैं ये कह दूं कि यहाँ एक अल्पांश है, तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे कि भाई इस अल्पांश से कितना फ्लक्स निकलता है और ये इस रूप में कितना फ्लक्स निकलता है, ये इससे r दूरी पर है। और मान लेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है अल्पांश क्षेत्रफल यानी ds है। तो अब देखिएगा परिमाण के लिए मैंने आपसे कहा कि 3 स्थितियां हैं और सबसे पहले हमने ये मानना है कि ये बिंदु P गोले से बाहर हो। फिलहाल आप देख रहे हैं कि बिंदु P गोले से बाहर है। तो स्थिति नंबर 1, स्थिति 1, और ये स्थिति 1 क्या है आप देखें जरा कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R ये स्थिति बने, अर्थात ये स्थिति बने। कैसे? R इज ग्रेटर देन R, यानी ये R बड़ा हो इस R से। ये R कौन सा है दोस्तों? ये वाला R है, इसकी त्रिज्या ये यहां से यहां तक। और यदि ये बिंदु P बाहर है तो ये दूरी R, इसके बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक, ये इस R से बड़ी हो जाएगी, यानी स्थिति पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो इस स्थिति के लिए हम बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि माना, या फिर आप ऐसे लिखें कि यदि बिंदु P गोले के बाहर या गोलीय कोश के बाहर स्थित है तो हम R त्रिज्या के एक ऐसे बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर उपस्थित कुल आवेश Q है। हमने ये मान लिया कि इस पर कुल आवेश कितना है, Q है। दोस्तों यदि इस पर कुल आवेश Q है, अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर जो कुल आवेश है यानी सिग्मा Q जो है वो टोटल क्या रहे, Q रहे। अब आप जानते हैं कि सिग्मा Q है, यदि मैं यहाँ पे क्या लगाता हूं, गाउस का नियम, कॉन्सेप्ट वही है, तो गाउस के नियम से दोस्तों, गाउस के नियम में ये कहा गया है कि फाई इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन 0। यहाँ कुल आवेश की बात की जाती है। अब ये कुल आवेश हमें पता है कितना है, Q, कुल आवेश Q है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू Q बट्टे एप्सिलॉन 0, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। गाउस के नियम के द्वारा समीकरण 1 बनाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर हमने इसे समीकरण 1 कह दिया। अब हम चलते हैं परिभाषा से और क्या करेंगे कि फाई का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू समाकलन E डॉट ds, या फिर ऐसे कह लो कि फाई इज इक्वल टू समाकलन E ds cos थीटा। अब यदि मैं यहाँ पर अल्पांश में आ जाऊं और देखूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो की वो, और क्षेत्रफल ये अल्पांश क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल की लंबवत, दोनों दिशाएं समान, यानी लंबवत क्षेत्रफल के लंबवत यानी इसी दिशा में, और ये भी इसी दिशा में, यानी कितनी डिग्री, 0 डिग्री। तो ये कह लीजिए कि फाई इज इक्वल टू
ई और 0t की cos 0 का मान 1 हो गया, तो समाकलन ds मैंने इसको बाहर ले लिया। किसको बाहर ले लिया? e को, तीव्रता को बाहर ले लिया। समाकलन से कांस्टेंट यहाँ पर होगी। देखें कि phi इज इक्वल टू ई का तो e है, लेकिन ये समाकलन जो ds है दोस्तों वो क्या है? समाकलन ds का मतलब ये हुआ है कि ये जो आपने पूरा पृष्ठ माना है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा मैंने दो जगह क्षेत्रफल लिए हैं और दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पाई आर स्क्वायर दोस्तों, यहाँ ये क्षेत्रफल तब का है जब हमने बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं की। इस गोले के लिए, इस गोले की त्रिज्या r है कैपिटल, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल में कैपिटल R लिखा। लेकिन जब हमने बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो आप लोग जानते हैं कि बिंदु P से लगाकर हमने कल्पना की है, तो यहां से यहां तक की दूरी यानी इस बड़े वाले बंद गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल वाला r है, और इसलिए इसके क्षेत्रफल में 4 पाई आर स्क्वायर, r छोटा वाला लिया। तो क्या होगा कि phi इज इक्वल टू e है और 4 पाई आर स्क्वायर है, बस ये बनेगा। और इसे हम कह देंगे समीकरण कौन सी हो गई है? दूसरे नंबर हो गई है। दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, हम सभी में ऐसा करते हैं। जो लोग नए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि पार्ट 7 है, जैसे कि पार्ट 6 है, पार्ट 5 है, यानी कि पार्ट 1 से शुरू करके आप इन्हें देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि गाउस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग हैं उन सब में एक कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। शुरू से हमने कुल आवेश निकाला और कुल आवेश का मान हमने गाउस के नियम में रखा और वहां से हमने फाई निकाला पहला, और दूसरा हम फ्लक्स की परिभाषा से चले और E डॉट ds उसमें हमने मान रखा, यानी क्षेत्रफल ds का मान रखा, और फिर फाई का हमारे पास दूसरा मान प्राप्त हुआ। तो फाई का पहला मान और फाई का दूसरा मान जो भी मिले उन दोनों की हमने तुलना की। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर, तो पहला आपको क्या मिला है? ये मिला है। दूसरा समीकरण ये मिला है, तो लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आप देखें यहाँ पे केवल E मेरे को चाहिए क्योंकि इधर तीव्रता ही निकालनी है। अब ये जो तीव्रता है दोस्तों, ये बिंदु बाहर है, इसलिए इस तीव्रता को मैंने E आउट नाम दे दिया। आप समझ जाएंगे क्योंकि ये बिंदु P गोले से क्या है? बाहर है। पहली स्थिति हम याद कर रहे हैं कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। अब आप इसे ऐसा कीजिए कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसे उधर भेजिए, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये बट्टे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। मैंने एप्सिलॉन 0 को पहले ले लिया, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला होगा, यानी तीव्रता होगी कब? जब बिंदु P बाहर हो। यदि इसे किस रूप में लिखा जाए? यदि इसे सदिश रूप में लिखा जाए, सदिश रूप में, तो आप देखेंगे कि E सदिश जो होगा, E आउट और सदिश, वो आपको क्या मिलने वाला है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर मॉडुलस स्क्वायर आर के। तो ये इस तरीके से इसे सदिश रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने बिंदु P जब गोले कोश से बाहर हो तो उसकी तीव्रता क्या होगी वो हमने निकाली है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं, इसे यहां से मिटा देता हूं। चलिए ds आप समझ गए होंगे कि समाकलन ds जो है वो क्या है भैया? 4 पाई आर स्क्वायर है। लीजिए, तो ये मैंने इधर लिख दिया। अब आप देखें कि क्या है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या निकाला गया है? बाहर तीव्रता यानी E आउट निकाली गई है, और ये तीव्रता आपको कितनी मिली है? इतनी। अब 1 यहाँ पे कर दूं और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी यहाँ से ये K बनता है, और ऊपर Q है और बट्टे आर स्क्वायर है, यानी कि तीव्रता आपको ये मिलने वाली है। और अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये क्या है दोस्तों? किसी बिंदु आवेश के कारण जो प्राप्त तीव्रता का फॉर्मूला था, क्या वो ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। ये बिंदु आवेश के कारण प्राप्त तीव्रता के तुल्य है। तो आप लिखें कि प्राप्त सूत्र बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के तुल्य है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के तुल्य है। अर्थात आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार से व्यवहार करता है, आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे उसका समस्त आवेश केंद्र में हो। किस प्रकार से व्यवहार करता है भाई? ये जो गोलीय कोश है इस प्रकार से व्यवहार करता है कि इसका समस्त आवेश कहाँ है? केंद्र में हो। यानी ये इससे प्राप्त जो तीव्रता है दोस्तों वो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त तीव्रता के तुल्य है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूला इसके इक्वल है। इसलिए हमने कहा है कि गोलीय कोश इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे सारा का सारा जो आवेश है वो इसके केंद्र में हो, यानी एक बिंदु आवेश के रूप में वो व्यवहार करेगा। तो ये आपने देखा। अब दोस्तों एक और बात जिसे मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा, यदि इस फॉर्मूले को हम आवेश घनत्व के रूप में लिखें, आवेश घनत्व के रूप में लिखें तो आप देखें कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर है। यहां से मैंने क्यू निकाला तो ये क्यू कितना मिला। यदि ये क्यू वहां रख दे मतलब हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर है और यहां से हमें क्यू मिला है सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। यदि इसे अपन क्या करें इसमें रख दें, है ना, तो क्या मिलेगा? क्यू का मान रख दें, क्यू का मान इतना है तो लीजिए ई आउट जो है यानी बाहर वाली जो तीव्रता है वो तीव्रता मिलेगी, क्यू की जगह मैंने सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर रखा और बट्टे ये मैंने 4πε0 और r का स्क्वायर कर दिया। दोस्तों 4π से 4π कैंसिल हो जाना है और 4π से 4π चला गया, r स्क्वायर बचा है और सिग्मा अपॉन ε0 बचा है। तो यहाँ ई आउट यानी बाहर जो तीव्रता मिलेगी वो मिलने वाली है सिग्मा अपॉन ε0 और क्या है r स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर। तो अगर आप इसे आवेश घनत्व के रूप में या पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो वो फॉर्मूला ये होगा। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, मेन रूप से हमने बाहर तीव्रता का फॉर्मूला ये निकाला, इसे हमने सदिश रूप में लिखा तो हमें ये मिला और उसके बाद हमें पता चला कि ये जो फॉर्मूला है यानी ई आउट का जो फॉर्मूला है, बाहर तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त तीव्रता के तुल्य है। तो हमने इसके लिए ये कह दिया। फिर इस फॉर्मूले को हमने आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहा, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो ऐसे में हमने आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमने रखा, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान, और यहाँ से आवेश का मान निकालकर हमने क्यू की जगह रखा तो हमें ये स्थिति मिली। आवेश घनत्व के रूप में यहाँ ये चीजें होंगी। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि स्थिति एक है जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित हो अर्थात R इज ग्रेटर देन R हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि गोलीय कोश से बाहर नहीं हो, वो बिल्कुल गोलीय कोश की सतह पर हो। जब ये गोलीय कोश से बाहर था तो हमने एक ऐसे बंद गौसीय पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। लेकिन ये यदि ये अंदर होता या फिर यहाँ सतह पर होता तो गोलीय कोश कैसे मानते? यही तो बंद गौसीय पृष्ठ है, गोलीय कोश है और यही बंद गौसीय पृष्ठ है, दोनों स्थितियां एक ही है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो देखिए आप कि ये स्थितियां कैसे होगी। स्थिति नंबर 2 लेने जा रहा हूं मैं और स्थिति नंबर 2 में आप ये लिखेंगे कि यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर उपस्थित हो तो जो तीव्रता होगी यानी सतह पर है, ई सतह कह देंगे या ई सरफेस कह देंगे, वो कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्थिति नंबर 2, स्थिति दूसरी, और इसके लिए आप लिखें कि यदि बिंदु P गोलीय कोश की
गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R इज इक्वल टू R हो, R बराबर हो कैपिटल R के। कैसे? ये आपने गोलीय कोश लिया है, ये इस प्रकार से, ये भी, और ये इसका बिंदु O है, बिंदु O से इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। यदि बिंदु P बाहर ना होकर के बिंदु P कहाँ है? इसकी सतह पर है, तो हम कह देंगे कि सतह पर यहाँ बिंदु P और बिंदु P से केंद्र तक की दूरी को अक्सर हम R मानते हैं। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? R होगी, ये वाली दूरी R कहलाएगी। अब ये R इस R के बराबर है, स्थिति बनी कि नहीं बनी? R इज इक्वल टू R, है ना? और ये गोलीय कोश बिल्कुल आवेशित है, आपको ऐसा मानना है। अब देखें कि यदि ये स्थिति है R इज इक्वल टू R, तो कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला है, इसी में हम R की जगह R रख देंगे, क्योंकि स्थितियां तो सेम होने वाली है, लेकिन स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो लिखें कि E सरफेस कहलाएगा वो आपके ये, और इसके बराबर में क्या होगा? Q एज इट इज है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की जगह कैपिटल R लिया और उसका स्क्वायर हो गया। बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। अब आप इसे यदि सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखें कि सदिश रूप में, सदिश रूप में लिख डालो। सदिश रूप में कैसे होगा? E सरफेस, ये मैंने इसके ऊपर सदिश लगा दिया, इज इक्वल टू Q है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R मॉडुलस का स्क्वायर और R के। तो आप इसे सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि इसे आवेश घनत्व के रूप में दर्शाया जाए, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखें कि आवेश घनत्व के रूप में या पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, आवेश घनत्व के रूप में। अब आप इसे आवेश घनत्व के रूप में लिख दें। आवेश घनत्व के रूप में लिखने के लिए हमें पता है कि Q जो है वो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर के तुल्य होगा। यहां हमने ऐसा किया। ये Q कैसे निकाला? सिग्मा के फॉर्मूले से निकाला। पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बट्टे क्षेत्रफल के बराबर होता है, आवेश बट्टे क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर गोला होने के कारण है। तो दोस्तों ये अगर Q यहाँ रख दिया जाए इस वाले फॉर्मूले में, तो आप देखेंगे कि E सरफेस जो होगा वो कितना होगा? Q की जगह मैंने रखा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R का स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन क्या बचा? एप्सिलॉन 0 बचा, यानी E सरफेस क्या बचने वाला है? केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसे यदि आप चाहते हैं कि आवेश घनत्व के रूप में लिखें, तो इसे बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये हुई आपकी स्थिति नंबर 2। अब चलते हैं स्थिति नंबर 3 की ओर। स्थिति 3 कैसे होगी? दोस्तों हमने बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है स्थिति नंबर 1 में, और यहां भी हमें करनी पड़ेगी। यहां तो हमने देखा कि बिंदु P सतह पर है, तो यही गोलीय कोश है और यही बंद गाउसियन पृष्ठ है, यहां मानने की हमें आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हमने क्या कर दिया, सीधा यहाँ पे R कैपिटल स्मॉल वाला जो R था उस R की जगह हमने कैपिटल वाला R रख दिया, कोई नहीं, मामला सॉल्व हो गया। यहाँ भी अगर इस स्मॉल वाले R की जगह R स्क्वायर रख दे तो इसे ऑटोमेटिक आवेश घनत्व के रूप में ये लिखा जा सकता है, बदला जा सकता है, क्योंकि स्मॉल R पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में फर्क यह है कि R इज इक्वल टू R, ये R के बराबर है, तो स्मॉल वाले की जगह कैपिटल रखेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बचा है। ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो बस ऐसा ही होगा। अब आप देखें स्थिति नंबर 3 को आप कैसे सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, स्थिति नंबर 3,
स्थिति 3 क्या करेंगे आप, अब हमने सतह पे ले लिया, बाहर ले लिया, अब अंदर आने की बारी है। यानी यदि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर, ऐसा लिखो, गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, यदि ये गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इससे छोटा, लिखें अर्थात r क्या हो, r से छोटा हो, r जैसे r हो। तो अब इस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं, देखें कि हमने जो गोलीय कोश माना है बिल्कुल वही गोलीय कोश यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक बार वापस से। ये आपका गोलीय कोश है और ये इसका केंद्र है O, और केंद्र से लगाकर इसकी परिधि तक की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं वो है कैपिटल R। अब आप बिंदु P मान रहे हैं, बाहर माना, सतह पर माना, अब अंदर की बारी है, तो मैं अंदर यानी यहाँ पर बिंदु P मान लेता हूँ जहां आपको तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ अगर हमें तीव्रता चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि तीव्रता के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होती है, बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, और एक ऐसा बंद गाउसीय पृष्ठ जो जिसकी सतह पर बिंदु P उपस्थित रहे। तो बिंदु P से लगाकर हमें बंद गाउसीय पृष्ठ मानना है, और ये लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई बंद गाउसीय पृष्ठ है जिसकी सतह पर ये बिंदु P हो गया। अब ये बंद गाउसीय पृष्ठ जो आपने माना है, इस पर कुछ आवेश होगा बंद गाउसीय पृष्ठ पर, आपको लिखना है कि माना, या इसे लिखे कि O को, बिंदु O को केंद्र मानते हुए, बिंदु O को केंद्र मानते हुए हम एक ऐसे बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, हम एक ऐसे बंद गाउसीय पृष्ठ की, गाउसीय पृष्ठ है, बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी सतह पर बिंदु P रहे। ऐसा बंद गाउसीय पृष्ठ मानते हैं जिसकी सतह पर बिंदु P उपस्थित रहे, और ये बंद गाउसीय पृष्ठ मानने की एक शर्त भी है, तो हमने ऐसा कर लिया। अब आप जानते हैं कि बिंदु O है, आवेश तो चारों ओर है, चारों ओर का मतलब आवेश कहाँ है, गोलीय कोश की सतह पर, यानी भीतर कोई भी आवेश नहीं है, यानी भीतर आवेश कितना है, 0। तो आप लिखें गोलीय कोश के भीतर आवेश, गोलीय कोश के भीतर आवेश या कुल आवेश, कुल आवेश को हम सिग्मा क्यू से लिखते हैं, और यहाँ सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब कुल आवेश हमें कैलकुलेट करना होता है, फिर कुल आवेश को हम गाउस के नियम में रखते हैं। तो आप यहाँ पे गाउस का नियम लगा सकते हैं, कहें कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, और गाउस का नियम यह कहता है कि फाई इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन 0। यहाँ फाई इज इक्वल टू कुल आवेश 0 है बट्टे एप्सिलॉन 0, यानी फाई जो है वो आपको 0 मिल गया, और इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति वही है कि ये समीकरण 1 हो। अब आप देखें कि दूसरा परिभाषा से हमें फॉर्मूला लेना होता है, और लिखें कि हम जानते हैं, और मैंने आपसे ये कहा भी है कि प्रत्येक अनुप्रयोग में कॉन्सेप्ट सेम होगा। सेम का मतलब फाई का एक मान और फिर फाई का दूसरा मान निकाले, जो कि समाकलन ई ds से आने वाला है, E.ds से आने वाला है। अब यहाँ अगर आपको ये चाहिए तो E.ds है, मैं इसे चलो कोई नहीं समीकरण 2 कह देता हूँ। और यदि आप दोनों समीकरणों की तुलना करें, लिखें कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक के पास समाकलन E.ds है, दूसरा आप देखें तो यहाँ फाई का मान 0 है। दोनों समीकरणों की तुलना की, यहाँ फाई का मान 0 है, यहाँ फाई का मान इतना है, दोनों ही मानों की तुलना की तो हमें पता चला कि समाकलन डॉट हटा तो cos थीटा लगा, यानी EDS कौन सा थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 0, cos थीटा 0। अब देखें कि EDS cos थीटा, समाकलन EDS cos थीटा किसके तुल्य है दोस्तों, 0 के तुल्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार कीजिए, विचार कैसे कीजिए, सोचें कि क्या यहाँ पे ds 0 है,
ds क्या है, ds दोस्तों क्षेत्रफल है और यहाँ का क्षेत्रफल 0 नहीं है। कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो ds है वो शून्य नहीं है। ds भाई इस पूरे का मान आपको कितना मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। इस कंप्लीट वैल्यू इसकी वैल्यू मिल रही है आपको शून्य। तो यहाँ क्या शून्य हो रहा है आखिरकार, तो मुझे पता है कि ds यहाँ का क्षेत्रफल है और वो शून्य नहीं है। भले ही अल्प उसे माना जा सकता है लेकिन वो शून्य नहीं है। तो ds इज नॉट इक्वल टू शून्य। क्या यहाँ पे थीटा की बात है तो क्या थीटा शून्य है? थीटा कब शून्य होगा? कॉस थीटा कब शून्य होगा? जब वो 90 डिग्री का हो। तो क्या यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है? देखें थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, ये दोनों की समान दिशा होने के कारण वो 0 डिग्री होगा। तो थीटा भी 90 डिग्री नहीं है, तब ये 0 कहां से आया भाई? ना तो यहाँ का क्षेत्रफल शून्य है, ना यहाँ थीटा यानी कॉस थीटा 90 होता तो इसका मान शून्य होता ना, तो कॉस भी 90 नहीं है। तो आखिरकार क्या शून्य है? तो निश्चित रूप से तीव्रता यहाँ पर क्या है? शून्य। तो यहां लिखे कि निश्चित रूप से तीव्रता शून्य है, अर्थात यहां E का मान जो है वो कितना प्राप्त होगा? शून्य। यहां जो E ज्ञात कर रहे हैं, जो तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो कौन सी है दोस्तों? वो है भीतर वाली तीव्रता, अंदर वाली तीव्रता। इसलिए हम इसे E इन नाम दे देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो तीव्रता है शून्य ही मिलने वाली है। यानी अब तक हमने देखा, क्या देखा? 3 प्रकार से हमने तीव्रताएं ज्ञात की और वो तीनों तीव्रताएं हमें अलग अलग मिली। कैसे? एक तो हमें बिंदु आवेश के तुल्य मिली। हम ऐसा कह सकते हैं 3 फॉर्मूले अब तक हमने बनाए। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा था वो था E आउट, यानी कि जब ये बिंदु P बाहर स्थित हो तो मामला क्या होगा। और फॉर्मूला हमें मिला था 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। E आउट यानी स्थिति नंबर 1 में बाहर जो तीव्रता है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, और दूसरी ही स्थिति में हमने E सरफेस ज्ञात की, यानी कि सतह पर जो तीव्रता है वो कितनी होगी, वो हमें मिली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर। बस इन दोनों में इतना सा फर्क था कि R इज इक्वल टू R, यानी R इसके बराबर है ये स्थिति, तो यहाँ पे R स्क्वायर की जगह ये वाला R हो जाएगा। और अंतिम इसकी स्थिति हमने ज्ञात की है कि तीव्रता अंदर यानी इन तीव्रता कितनी होगी, और वो हमें शून्य मिली है। तो बस यही तीनों फॉर्मूले हैं। यदि कोई गोलीय कोश है और उस गोलीय कोश के कारण आप किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो यदि वो बिंदु बाहर है तो तीव्रता इतनी मिलेगी, यदि वो बिंदु सतह पर है तो तीव्रता इतनी मिलेगी, और यदि वो बिंदु अंदर है, कहने का मतलब इस गोलीय कोश से अंदर है, यहाँ पर है, तो तीव्रता कंप्लीट कितनी होगी? 0। ये 0 क्यों प्राप्त हुई दोस्तों? तीसरी स्थिति में तीव्रता 0 इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ ये गोलीय कोश है, इसके बाहर सतह पर आवेश उपस्थित है, लेकिन अंदर यानी बिंदु O के आसपास कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक गोलीय कोश है, और गोलीय कोश कहने का मतलब ये हुआ कि अंदर से खोखला एक गोला है, तो खोखला है तो हवा में तो आवेश कैसे ठहरेगा, आप भी समझते हैं, और इसलिए ये तीव्रता यहाँ पे आपको शून्य मिल गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने गोलीय कोश ये वाला अनुप्रयोग देखा है, और इसके बाद चालक गोला भी हमें मिलने वाला है। चालक गोले के साथ अचालक गोला भी है, तो उसमें हम कैसे करेंगे भाई? गोलीय कोश है तो ये तो हमें पता चल गया कि चालक गोलीय कोश है, या फिर कैसा भी गोलीय कोश है उसके लिए स्थितियां ये होगी, लेकिन गोला और चालक गोला वो दोनों स्थितियां कैसे होगी अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर भी करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, पढ़ते रहे। थैंक यू।